हेलो बच्चों, कैसे हैं? पीके केमिस्ट्री क्लासेस में आपका स्वागत है। तो बच्चों, आज हम क्लास 10 से पढ़ने वाले हैं, एक नया टॉपिक पढ़ने वाले हैं। क्या पढ़ने वाले? धातु का निष्कर्षण जो चैप्टर है, धातु के निष्कर्षण से संबंधित आज हम कुछ सामान्य बातें जो हैं जानेंगे। तो आइए देखते हैं, फटाफट हम देखते हैं। बहुत लंबा वीडियो नहीं बनाएंगे और आप वीडियो देखें और अच्छे जो है नोट्स बनाएं, और यहाँ नोट्स के तौर पर जो है लिखे गए हैं यहाँ पर। चलिए आइए देखते हैं। धातुओं की प्राप्ति, हम धातुओं की प्राप्ति कैसे करते हैं? ऑकरेंसेस ऑफ मेटल्स, धातुओं की प्राप्ति जो है कैसे होती है देखते हैं। तो धातुएं जो है दो अवस्थाओं में पाई जाती हैं। तो पहली अवस्था है इन फ्री स्टेट, मुक्त अवस्था में, जिसको हम कह सकते हैं मुक्त अवस्था में, या प्राकृतिक अवस्था में कह सकते हैं, या नेटिव स्टेट में हम इसको कह सकते हैं। तो फ्री स्टेट में यानी कि मुक्त अवस्था में कौन सी धातुएं मिलती हैं आपको? देखिए, प्रकृति में जो कम क्रियाशील धातुएं होती हैं वो मुक्त अवस्था में पाई जाती हैं। भाई ये कम क्रियाशील होती है तो ये किसी के साथ क्या करती हैं? अन्य तत्वों के साथ जो है रिएक्शन नहीं करती हैं, क्रिया नहीं करती हैं, इसलिए क्या होती हैं? मुक्त अवस्था में यानी कि स्वतंत्र अवस्था में जो है पाई जाती हैं। तो प्रकृति में कम क्रियाशील धातुएं मुक्त अवस्था में पाई जाती हैं। और कौन सी ये जो है कम क्रियाशील धातुएं हैं? जैसे आपकी है कॉपर है, सिल्वर है, गोल्ड है, प्लेटिनम है। कौन है? मुक्त अवस्था में अगर पूछा जाता है कौन सी धातु पाई जाती है तो आप क्या लिखेंगे? कॉपर, सिल्वर, गोल्ड, प्लेटिनम। और कॉपर और सिल्वर से पहले अगर केवल मुक्त अवस्था में पूछा जाए तो आप केवल कहेंगे गोल्ड और प्लेटिनम, क्योंकि ये आगे हमने नोट्स में लिखा है जो कॉपर और सिल्वर है कभी कभी क्या होता है? संयुक्त अवस्था में भी ये पाया जाता है। चलिए, पहला हो गया आपका मुक्त अवस्था में यानी कि फ्री स्टेट में कह सकते हैं यहाँ पर। और दूसरा हम देखते हैं क्या है? इन कंबाइंड स्टेट यानी कि संयुक्त अवस्था में पाई जाती हैं। कुछ जो धातुएं होती हैं संयुक्त अवस्था मतलब कुछ यौगिक के रूप में, अपने यौगिकों के रूप में पाई जाती है, अकेला नहीं होती है। इनमें और भी क्या होती हैं? कुछ अधातु जो है इसके साथ जो है जुड़ी होती हैं। तो देखिए ये कंबाइन स्टेट में क्यों पाई जाती हैं? क्योंकि ये जो होती हैं कंबाइन स्टेट में पाए जाने के कारण ये है कि ज़्यादा ये क्रियाशील होती हैं, ज़्यादा रिएक्टिव होती हैं, ज़्यादा सक्रिय होती हैं। ठीक है, तो अधिकांश धातुएं सक्रिय होने के कारण यानी कि अधिक क्रियाशील होने के कारण संयुक्त अवस्था में पाई जाती हैं। तो अकेले नहीं रह पाती हैं, अन्य धातुओं के साथ या धातुओं के साथ क्या करती हैं? एक कॉम्बिनेशन, अन्य धातुओं के साथ एक कॉम्बिनेशन कर लेती हैं, उसके साथ पाई जाती हैं। जैसे आपका सोडियम है, पोटेशियम है, कैल्शियम, मैग्नीशियम, आयरन, एल्यूमिनियम है, ये सब क्या है? अधिक क्रियाशील धातुएं हैं। तो ये कभी भी स्वतंत्र अवस्था में नहीं पाई जाती, हमेशा ये संयुक्त अवस्था में मिलती हैं। नोट्स में मैंने आपको यहाँ पर देखे लिख रखा है। तो कॉपर और सिल्वर जो होती हैं ये मुक्त अवस्था में और कभी कभी ये संयुक्त अवस्था में भी क्या होती हैं? पाई जाती हैं। तो ये मुक्त अवस्था में तो होती है, लेकिन कभी कभी ये क्या होती है? कुछ जगहों पर, कुछ स्थानों पर क्या होती है? संयुक्त अवस्था में भी पाई जाती हैं। तो मुक्त अवस्था में अगर देखा जाए तो शुद्ध मतलब स्टेट में तो ये आपके गोल्ड और प्लेटिनम ही केवल होते हैं। ठीक है, देखिए अब अगला पॉइंट देखते हैं, खनिज। खनिज किसे कहते हैं? मिनरल्स किसे कहते हैं? तो भाई जो धातुएं हैं वो हमारे भूपर्पटी के ऊपर पाई जाए अथवा भूमि के अंदर पाई जाती हैं, जिस रूप में वो मिलेगी उसी को हम क्या कहेंगे? खनिज कहते हैं। तो देखिए परिभाषा ये लिखा है, धातु और उसके यौगिक पृथ्वी में अथवा सतह पर यानी कि क्रस्ट पर, अर्थ क्रस्ट पर जिस रूप में मिलते हैं। तो धातु और उसके यौगिक पृथ्वी में अथवा सतह पर जिस रूप में मिलते हैं उन्हें हम क्या कहते हैं? खनिज कहते हैं। जैसे कॉपर पायराइट क्या है? एक आपका क्या है? खनिज है, जिसका फार्मूला CuFeS2 है, एक क्या है? खनिज है। जिनसे आपको क्या मिलती है? इससे मुख्यतः आपको क्या मिलती है? आयरन मिलती है और क्या मिलती है? कॉपर मिलती है इससे। ठीक है, तो ये आपका हो गया खनिज की परिभाषा। दूसरी देखते हैं, अयस्क किसे कहते हैं हम? अयस्क क्या है? अयस्क देखिए इसी खनिज से मिलता है आपको। अयस्क किससे मिलता है? खनिज से। इसी में से थोड़ा सा अशुद्धियां जो होती है उसको निकाल दिया जाता है तो आपका क्या कहलाता है? अयस्क कहलाता है। तो वे खनिज जिनसे शुद्ध धातु सरलता पूर्वक एवं कम खर्च में व्यापारिक रूप से प्राप्त की जा सकती है उन्हें हम क्या कहते हैं? अयस्क कहते हैं। तो अयस्क की परिभाषा याद कर लेंगे, वे खनिज जिनसे शुद्ध धातु सरलता पूर्वक एवं कम खर्च में व्यापारिक रूप से प्राप्त की जा सकती है उन्हें हम क्या कहते हैं? अयस्क कहते हैं। ठीक है, ये हो गया। अब देखिए हम कह सकते हैं कि क्या भाई खनिज किससे मिलता है? हमें खनिज से क्या हमें मिलता है? अयस्क मिलता है। तो हम यहाँ कह सकते हैं अतः समस्त अयस्क क्या होते हैं? खनिज होते हैं, क्योंकि भाई खनिज से ही हमें अयस्क मिलते हैं। समस्त अयस्क क्या होते हैं? खनिज होते हैं, परंतु समस्त जो है खनिज अयस्क नहीं होते हैं। ठीक है, जैसे कायोलिन, कायोलिन
कायोलिन एल्युमिनियम का एक खनिज है, परंतु ये जो है अयस्क नहीं होता है, याद रखिएगा, कायोलिन, है ना। चलिए आइए देखते हैं नेक्स्ट पॉइंट हम देखते हैं, आधात्री अथवा गैंग किसे कहते हैं। आधात्री अथवा गैंग माने अपद्रव्य कह सकते हैं, अशुद्धियां जो होती है उसी को हम कहते हैं आधात्री, और इसको इंग्लिश में मैट्रिक्स कहेंगे, मैट्रिक्स या जो है गैंग भी कहते हैं इसको। तो देखिए क्या है, तो हमारे खनिज जो खनिज होते हैं, अयस्क होते हैं, उसमें कुछ अशुद्धियां होती है, जैसे चूना, पत्थर, कंकड़, रेत, है ना, ये सब मिट्टी आदि की अशुद्धियां होती है। इन्हीं अशुद्धियों को हम क्या कहते हैं, क्या कहते हैं, इन्हीं को गैंग अथवा जो है मैट्रिक्स इसको हम कहते हैं, अथवा आधात्री कहते हैं इसको। ठीक है, देखिए यहाँ पर खनिज तथा अयस्कों के साथ मिट्टी, कंकड़, पत्थर, चूना पत्थर आदि अपद्रव्य मिले होते हैं, जिन्हें हम क्या कहते हैं, गैंग कहते हैं। तो एनसीईआरटी में गैंग की डिफिनीशन पूछी गई है, तो इसको आप याद करेंगे। खनिज अयस्क किसे कहते हैं, इसका भी पूछा गया है, तो इसको बढ़िया से याद करेंगे। अच्छा, खनिज और अयस्क में अगर कहा जाए कि अंतर बताइए, तो क्या आप बताएंगे, अंतर बताइए। चलिए, एक अंतर तो आप दोनों की परिभाषा से ही लिख लेंगे, है ना, एक अंतर आप क्या लिखेंगे, परिभाषा से लिख लेंगे। दूसरा अंतर आप क्या लिखेंगे, दूसरा अंतर जो है आप यह लिख सकते हैं कि जो आपका खनिज होता है इसमें धातु प्रतिशत मात्रा कम होती है ना भाई। जो खनिज इसमें ज्यादा अशुद्धियां होंगी ना, खनिज है तो इसमें ज्यादा अशुद्धियां होती है, तो इसमें धातु प्रतिशत की मात्रा क्या होती है, कम होती है। और अयस्क में क्या होगा, तो अयस्क से कुछ अशुद्धियां निकाल ली जाती हैं, तो इसमें आप क्या होगा, इसमें धातु प्रतिशत की मात्रा क्या होती है, अधिक होती है। ठीक है, इसमें धातु प्रतिशत की मात्रा क्या होती है, अधिक जो है इसमें होती है। ठीक है, तो ये जो है अंतर जो है आप क्या करेंगे, अंतर को जो है लिख लेंगे। ठीक है, तो खनिज में धातु प्रतिशत की मात्रा कम होती है, अयस्क में धातु प्रतिशत की मात्रा क्या होती है, अधिक होती है। ठीक है, खनिजों से जो खनिज होते हैं इससे धातु का निष्कर्षण अगर हम करें, एक अंतर और देखिए, खनिज से धातु का निष्कर्षण आप बहुत आसानी से नहीं कर सकते हैं। ठीक है, बहुत कठिनता होगी इससे करने में आपको। और अयस्क के धातु का निष्कर्षण करेंगे तो आसानी से कर सकते हैं, क्योंकि इस परिभाषा में लिखा हुआ है ना, आसानी से हम कर सकते हैं। तो या खनिज से धातु का निष्कर्षण अयस्क से धातु का निष्कर्षण आसानी से कर सकते हैं, बट खनिज से धातु का निष्कर्षण आसानी से नहीं कर सकते। तो आपको मैंने 3 अंतर बता दिए, चाहे तो अंतर आपका क्या कर सकते हैं, नोट्स बना सकते हैं इसका। ठीक है, तो ये लिखेंगे। अब देखिए यहाँ पर क्या है, अब अयस्कों का वर्गीकरण हम देखते हैं, और ये जो है वर्गीकरण अयस्कों का जो है बहुत जो है इम्पोर्टेंट है इसका ये वर्गीकरण। अयस्कों का वर्गीकरण क्या बहुत ही इम्पोर्टेंट है, क्योंकि ये आपके जीवन में जब तक ले आप कोई ना कोई परीक्षा देते रहेंगे तब तक ये अयस्क से संबंधित उसके फार्मूले पूछे जाते हैं। ठीक है, तो ये बहुत ही, जब तक ले आप पढ़ाई करेंगे, जब तक ले आप कंपटीशन में बैठेंगे, परीक्षा देंगे किसी की, वहाँ आपको ये अयस्क से संबंधित फार्मूले और उनके सूत्र जो है ये पूछे जाते हैं, बहुत ही इम्पोर्टेंट है। तो इसको आप बढ़िया से याद कर लेंगे। यहाँ हमने कुछ लिखा है, बहुत ज़्यादा से ज़्यादा हमने यहाँ लिख दिया है आपको, और आगे उच्च कक्षाओं में जाएंगे तो और भी आप इससे पढ़ेंगे, और भी आप ज़्यादा पढ़ेंगे। तो यहाँ पर देख लीजिए पहले अयस्कों का वर्गीकरण। तो देखिए यहाँ पर पहले है प्राकृतिक अयस्क। प्राकृतिक अयस्क क्या है, नेटिव ओर्स कहते हैं, प्राकृतिक अयस्क किसी को हम नेटिव ओर्स कहते हैं। तो प्राकृतिक अयस्क के बारे में कहा जाए तो आपका क्या है, केवल सिल्वर है, गोल्ड, प्लैटिनम। तो सिल्वर, गोल्ड और प्लैटिनम जो होता है ये प्राकृतिक होता है, क्योंकि ये किसी के साथ तो क्रिया नहीं करती हैं, तो ये प्राकृतिक है आपके। ठीक है, ऐसे ही पृथ्वी पर पाए जाते हैं। दूसरा है आपका सल्फाइड अयस्क। क्या है सल्फाइड अयस्क में, क्या है देखिए, सल्फाइड अयस्क में बहुत से अयस्क हैं, इसमें ये सल्फाइड लवण के रूप में पाए जाते हैं। इसके सल्फाइड साल्ट के रूप में ये पाए जाते हैं प्रकृति में। तो पहला इसमें कापर पायराइट। क्या है इसमें, कापर पायराइट है, और इसको चैल्को पायराइट कहते हैं। चैल्को कहिए या कैल्को कहिए, कुछ भी कह लीजिए। तो कापर पायराइट है और चैल्को पायराइट, इसका फार्मूला क्या है, CuFeS2 फार्मूला याद करेंगे। और इससे आपको मिलती क्या है, इससे आपको कापर और आयरन मिलते हैं। लेकिन एक बच्चों, एक कापर का प्रमुख है, इसका नोट रखेंगे। एक इसका अगर कहा जाए कापर का प्रमुख है क्या है, तो आप बताएंगे कापर पायराइट है, और इससे कापर मिलती है। आयरन दूसरे स्थान पर इसमें मिलता है, आयरन भी इससे मिलती है, लेकिन ये आयरन का प्रमुख है नहीं है कापर पायराइट, किसका है, कापर का ही है। तो जाहिर सी नाम ही है कापर पायराइट, तो कापर पायराइट से कापर ही आपको मुख्यतः ज्यादा मिलता है, और आयरन भी थोड़ी मात्रा में इससे मिलती है। ठीक है, तो ये गया। दूसरा है कैल्कोसाइट,
आर जो है कॉपर ग्लेंस कहते हैं, तो ये भी कॉपर का ही एस्क है, ये भी Cu2S कहते हैं, कॉपर ग्लेंस कहते हैं इसको, या कैल्कोसाइट और कॉपर ग्लेंस कहते हैं। Cu2S फार्मूला के कॉपर इससे भी मिलता है। अगला है आपका जिंक ब्लेंडी। जिंक ब्लेंडी जो आपका है इसको कहते हैं, इससे जिंक आपको मिलता है, ये जिंक का सल्फाइड एस्क है, प्रमुख है जिंक के सल्फाइड एस्क में, तो ZnS इसको हम कहते हैं। याद रखेंगे फार्मूला, बहुत ही फार्मूला क्या है इंपॉर्टेंस है, इसको बढ़िया से आप तैयार करेंगे। अगला देखिए गैलेना, बहुत बहुत वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। गैलेना किसका है, ये लेड का है, किसका है, लेड का होता है ये, और इसका फार्मूला PbS लेड का है। अगला देखिए बहुत ही जो है जैसे NTPC है आपका, जो है RRB का है, उन सब में भी ये बहुत पूछा जाता है। तो जैसे आप देखिए सिनाबार है, क्या है सिनाबार या सिनेबार आप जिसे कहते हैं, तो ये मरकरी का है, मरकरी का है आपका ये, HgS इसका फार्मूला होता है। एक और देखिए आयरन पायराइट है आपका, आयरन पायराइट ये आयरन का होता है, Fe2 कहते हैं, Fe2 कहते हैं आयरन पायराइट, इससे आयरन जो है आपको मिलता है। एक और देखिए हम भूल गए थे, हमने लिख दिया है अर्जेंटाइट, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, अर्जेंटाइट या सिल्वर ग्लेंस इसको हम कहते हैं, अर्जेंटाइट या सिल्वर ग्लेंस, इसका फार्मूला Ag2S है, Ag2S है, इससे आपको सिल्वर मिलती है, क्या मिलती है, सिल्वर जो है इससे प्राप्त किया जाता है। चलिए आपका सल्फाइड ओर्स हो गया। अब देखते हैं ऑक्साइड ओर्स के बारे में देखते हैं। ऑक्साइड ओर्स में पहले हम देखिए आयरन के देखते हैं, आयरन के कौन कौन से इसमें ऑक्साइड, हेमेटाइट, क्या है आयरन का प्रमुख है हेमेटाइट है बच्चों, इसी से आयरन का निष्कर्षण हम करते हैं, आयरन धातु प्राप्त करते हैं, तो हेमेटाइट है ये। हेमेटाइट मतलब इसका फार्मूला क्या हुआ, Fe2O3 हुआ हेमेटाइट। और दूसरा इसका है मैग्नेटाइट है, मैग्नीटाइट है, मैग्नीटाइट में Fe3O4 होता है। तीसरा आयरन का ही है आपका लिमोनाइट है, लिमोनाइट इसका है, जो यही आपका ऊपर वाला, इसी में आप 3H2O लगा देंगे तो Fe2O3 इंटू 3H2O, तो ये आयरन के तीनों ही हैं, तीनों ही ये आयरन के हैं और बहुत ही इंपॉर्टेंट फार्मूले हैं, वो याद रखिएगा। फिर देखिए एल्युमिनियम के हम कुछ ऑक्साइड लिए हैं, ऑक्साइड ओर्स लिए हैं, जैसे गिब्साइट, क्या है गिब्साइट है, गिब्साइट का फार्मूला Al2O3 इंटू 3H2O है। बॉक्साइट एल्युमिनियम का प्रमुख एस्क होता है बच्चों, इसको याद रखिएगा, बॉक्साइट एस्क क्या है, एल्युमिनियम का प्रमुख एस्क होता है, ये बॉक्साइट एल्युमिनियम का प्रमुख एस्क है। और चांदी का प्रमुख एस्क ये सिल्वर अर्जेंटाइट होता है, ठीक है, याद रखिएगा, सब बहुत इंपॉर्टेंट फार्मूले हैं और बहुत पूछे जाते हैं ये परीक्षाओं में। तो बॉक्साइट का फार्मूला आप याद रखेंगे Al2O3 इंटू 2H2O, डायस्पोर का Al2O3 इंटू H2O, कोरंडम का Al2O3 होता है। ये सब एल्युमिनियम के हैं आपके एस्क, ऑक्साइड एस्क है। तो देखिए यहाँ 3H2O से घटाते चलाइए, यहाँ 3 है, यहाँ 2 गया, यहाँ हो गया, फिर एक गायब हो गया H2O, ठीक है, क्रमशः ऐसे याद कर लेंगे। अब देखिए ऑक्साइड है क्यूप्राइट, क्यूप्राइट क्या कॉपर का इसका Cu2O होता है क्यूप्राइट, या इसको रूबी कॉपर कहते हैं, इसको रूबी कॉपर भी कहते हैं क्यूप्राइट को, तो ये आपका कॉपर का होता है, कॉपर के। अरे जिंकाइट, जिंकाइट ये जिंक का एस्क है आपका, इससे जिंक मिलता है, जिंकाइट। अब देखिए नेक्स्ट अगला पॉइंट देखते हैं क्लोराइड एस्क। क्लोराइड एस्क में हम देखते हैं कि आपका हार्न सिल्वर, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फार्मूला है, हार्न सिल्वर हम कहते हैं, AgCl को कहते हैं, हार्न सिल्वर कहते हैं AgCl को, इससे आपको सिल्वर धातु मिलती है। और कार्नेलाइट, कार्नेलाइट है KCl इंटू MgCl2 इंटू 6H2O, इससे आपको पोटेशियम और जो है मैग्नीशियम मिलता है। चूंकि बच्चों इसमें इससे ब्रोमीन का उत्पादन किया जाता है, इसमें ब्रोमीन इसके फार्मूले में नहीं है, लेकिन इससे क्या मिलता है आपको, इससे जो है आपको ब्रोमीन कार्नेलाइट जिससे बनाया जाता था, अगर इंटर में आप पढ़ेंगे तो इससे ब्रोमीन का उत्पादन किया जाता था, जबकि इसके फार्मूले में ब्रोमीन है ही नहीं, ठीक है। तो ब्रोमीन का उत्पादन इंटर में जाएंगे तो अब कोर्स से आउट हो गया है, कोर्स में तो है नहीं, लेकिन आप जान लीजिए कि ब्रोमीन का उत्पादन वहाँ कार्नेलाइट से किया जाता था, ठीक है। तो कुछ ऐस के नाम हम और दे रहे हैं फटाफट, एक कभी बाकी है क्योंकि इसमें जगह नहीं था, तो हम आपको दे रहे हैं कार्बोनेट ऐस के फार्मूले दे रहे हैं, तो ये आप नोट्स बनाएंगे इसके। कुछ ऐसों के नाम आपको और हम लिख रहे हैं, चलिए देखिए कार्बोनेट फोर्स के बारे में नोट कर लीजिए, कार्बोनेट फोर्स
कार्बोनेट ओर्स हैं, क्या है, कार्बोनेट अयस्क, ठीक है। कार्बोनेट अयस्क में मतलब एक कार्बोनेट साल्ट के रूप में जो है पाए जाते हैं। तो इसमें आप देखिए पहले मैलाकाइट बहुत इंपॉर्टेंट है। मैलाकाइट जो होता है ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इसका फार्मूला है CO3 इंटू CuOH का होल। बच्चों इससे क्या मिलता है हमें, इससे कापर का एक प्रमुख अयस्क है, कापर का ये भी प्रमुख अयस्क है कार्बोनेट अयस्क में, मैलाकाइट है। फिर एज्यूराइट AZU एज्यूराइट, इसका फार्मूला क्या है देखिए बच्चों, यहीं 2 लगा देंगे आप केवल, बस आगे यहीं 2 लगा देंगे इंटू CuOH का होल, बस यही एज्यूराइट हो गया। ये भी आपका क्या है, कापर का ही है ना। तो सीड राइट यानी कि साइड राइट आप कह लीजिए, चाहे सीड राइट या साइड राइट, ये आयरन का है FeCO3, ठीक है। FeCO3 ये आयरन इससे आपका मिलता है, ठीक है। केलामाइन है, केलामाइन आपका जिंक का है, जिंक कार्बोनेट, इसको हम केलामाइन कहते हैं, इससे आपको क्या मिलता है, जिंक धातु मिलता है। सेरुसाइट क्या है, सेरुसाइट है आपका, ये लेड कार्बोनेट है, इससे आपको क्या मिलता है बच्चों, लेड मिलता है, इससे Pb मिलता है। लाइम स्टोन आपका है, क्या है, लाइम स्टोन, इससे आपको कैल्शियम मिलता है, यानी कि CO3 जिसे आप चूना पत्थर कहते हैं, संगमरमर कहते हैं, है ना। तो ये आपका इससे क्या मिलता है, कैल्शियम मिलता है, ठीक है। तो ये जो है ऑक्साइड है, यहाँ कार्बोनेट अयस्क में ये है, तो इम्पॉर्टेंट है, कार्बोनेट अयस्क है, इसको जो है बढ़िया से याद करेंगे। एक मैग्नी एक और याद कर लेंगे, एक फार्मूला अलग तरीके से, बहुत ही इम्पोर्टेंट फार्मूला है, इसको भी आप याद करेंगे। जो है इसको हम Na3Al(F6), इसको हम कहते हैं क्रायोलाइट, क्रायोलाइट याद रखिएगा, बहुत ही इम्पोर्टेंट है। और इससे जो है एल्युमिनियम मिलता है, क्रायोलाइट से एल्युमिनियम प्राप्त किया जाता है। ये फार्मूला याद रखेंगे, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फार्मूला है क्रायोलाइट। क्रायोलाइट जो होता है Na3Al(F6), इसका फार्मूला होता है, क्रायोलाइट को याद करेंगे। इस क्रायोलाइट का यूज जो है किया जाता है मेल्टिंग पॉइंट को घटाने में, गलनांक को घटाने में किया जाता है। जब एल्युमिनियम का निष्कर्षण किया जाता है तो जो एल्युमिना होता है उसका गलनांक जो होता है, उसका एल्युमिना का गलनांक 250 डिग्री सेल्सियस होता है। जब एल्युमिना इसमें मिला दिया जाता है, यही Na3Al(F6) मिला दिया जाता है, यानी क्रायोलाइट मिला दिया जाता है, तो उसका गलनांक जो है 875 डिग्री सेल्सियस हो जाता है घटकर। देखिए कितना घटा देता है, तो इसलिए इसका रोल बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट इसको पूछा जाता है, ठीक है। तो मैं आज जो है आपको ये जो है कुछ सामान्य बातें जो है मेटलर्जी से संबंधित बताई। तो मेटलर्जी करने से पहले ये बातें बहुत जानना जरूरी है। तो ये फार्मूले आप बेहतर तरीके से याद करेंगे, और जो परिभाषाएं आपको बताएंगे इसको बढ़िया से याद करेंगे। आगे नेक्स्ट वीडियो में हम आपको के लिए जो है निष्कर्षण कैसे किया जाता है धातु का, उसके स्टेप आपको हम बताएंगे कैसे किया जाता है। तब तक के लिए क्या है, धन्यवाद। और आप याद करें, बढ़िया से इसको तैयार बनाएं और फेयर नोट्स बनाएं, क्योंकि बिना नोट्स के काम चलने वाला नहीं है।